मैं शशि भाई जरा एक चीज और कर लूं जो मीनू जी ने बताया, मैं सिर्फ दर्ज करा दूं। एक तो मैं वो आंकड़ा कह रहे थे पाशा साहब, मैंने निकाल लिया। बांग्लादेश की जब बांग्लादेश बना था तो मोटे तौर पे करीब 7 करोड़ पॉपुलेशन थी, लोग बहुत मरे थे उस उनकी आजादी में। और इस समय 17.5 करोड़ पॉपुलेशन है। दूसरा मैं एक चीज शशि भाई ये भी याद दिला दूं कि बांग्लादेश को जो हम लोग कहते हैं ना कि हमने जन्म जन्म नहीं दिया, हमारा बहुत कुर्बानी है। इस देश के 3800 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। बांग्लादेश की लड़ाई में इस देश के सैनिक मरे हैं भाई, इस देश के सैनिक शहीद हुए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उनका मॉरल सपोर्ट यहाँ से बांग्लादेश बांग्लादेश कर दिया और वो देश बन गया। इस देश में वो हम सबको याद है वो समय। अगर आप शशि भाई, जब बांग्लादेश था तो इस देश की स्थिति खराब, खाने पीने की दिक्कत थी। उस समय आप 1 करोड़ लोगों को आपने यहाँ जगह दी, शरण दी, खाने पीने का दिया, अपना जिसको कहते हैं ना अपना पेट काट के उनको वो दिया। देश पूरी तरह से हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि भारत का कुछ रोल नहीं है, भारत का रोल उस माँ की तरह है जिसको वो सारी वेदना, वो सारी चीजें झेलनी पड़ी थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बांग्लादेश से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन आप एक आपका बिल्कुल बगल का वो जो कल्चरली आपके बहुत पास है, जिससे अच्छे आपके रिश्ते हो सकते थे, उसमें हम लोगों ने केवल, जो मेरा लगता है कि उसका एक बड़ा कारण ये जो आरएसएस का है ना कि हर चीज को पैसे से खरीद लो, वहां पैसा दे दो, हर एक को भ्रष्टाचारी बना दो, सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ रहेंगे, उनकी फाइल हमारे पास रहेगी तो हम उनको कब्जे में रखेंगे, कुछ इस तरह का है। और वो अडानी इज ऑल्सो अ वेरी पोटेंट रीजन ऑफ ये जो सारा कुछ हो रहा है। वहां पे तख्ता पलट का एक बड़ा कारण अडानी थे, जिस तरह का भ्रष्टाचार था। इस पे बिल्कुल साइलेंट है लोग। मैं इस पे भी जरा आपसे समझना चाहूंगा कि शेख हसीना का जो वहां से हटना पड़ा, भ्रष्टाचार, और मेरे कुछ दर्शक कह रहे थे वहां का आखिरी इलेक्शन में दूसरी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इट वॉज अ वन वे वन पार्टी, जैसी बीजेपी यहाँ कर रही है, वन पार्टी इलेक्शन। वहां का इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज था यहाँ के इलेक्शन कमीशन की तरफ। मैं इस पे भी जरा आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। जी जी। देखिए, जो असल में होता क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का जो दर होता है उसको मायने रखते हैं। वो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन का, एक तो ये है। मीनू जी जो बात कह रही थी कि वो जो ओवरऑल पॉपुलेशन कम हुआ है, ओवरऑल का मतलब है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, संख्या तो बड़ी है क्योंकि। जी, आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मैं माफी चाहूंगी, मैंने जो परसेंटेज बोली थी वो उसमें शायद मैंने स्किप कर दिया। मैंने हिंदू आबादी का परसेंटेज बोला था बांग्लादेश की टोटल आबादी में, कि 2001 में 9.2 था और 2022 में 7 हो गया, मतलब हिंदू आबादी घटी है, ये शायद हिंदू बढ़ रह गया। मैं भी वही कह रहा था अभी। नहीं नहीं, ये आपने ठीक ही कहा था। वो इन टर्म्स ऑफ जो परसेंटेज है वो आबादी हिंदुओं की कम हुई है, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। यहाँ तक कि सीएए में बहुत सारे लोग जो हैं बांग्लादेश से भी इंडिया है, और भी हिंदुओं ने जो है। तो ये एक होता क्या कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो परसेंटेज होता है उस टर्म में समझने की जरूरत होती है। तो देश की आबादी तो बढ़ेगी 74, और अभी में जो अंतर है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मूल बात भी आई, एक और बात आई थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध में। भाई, अमेरिका और पाकिस्तान कब साथ नहीं थे? ये सवाल तो एक बहुत ही साधारण सा सवाल है कि कब साथ नहीं थे। वो कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ। आप याद कीजिए, इसी बांग्लादेश के समय जो है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, तो अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ ही था ना। 7th फ्लीट तो उन्होंने भेजा था अमेरिका ने। तो इसलिए रूस के द्वारा जो 20वीं जो उसका फ्लीट था, उसकी वजह से वो मामला। अन्यथा तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका तब भी था, अब भी है, क्योंकि वैश्विक शक्ति का अपना हित होता है। वो किसी देश विशेष के प्रति कोई खास आकर्षण वो नहीं पालते हैं। अमेरिका एक महाशक्ति है, वैश्विक शक्ति है, तो उसके अपने इंटरेस्ट हैं और उसी हिसाब से वो काम करता है। अब रही बात कि बांग्लादेश और ये सारी बातें बहुत आ चुकी हैं कि पड़ोसियों से हमारे इतने बुरे संबंध क्यों हो गए हैं, और खास करके बांग्लादेश का भी जिक्र आया, नेपाल से भी जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और जो माना जा सकता है, लेकिन संबंध तो किसी से भी अच्छे नहीं रहे। तो जब किसी देश से आपके संबंध अच्छे नहीं हो तो सीधे सीधे ये मायने निकलता है कि देश की विदेश नीति में कमी है। अन्यथा एक से संबंध खराब हो सकता है, दो से हो सकता है, सभी से संबंध कैसे खत्म होगा?
या खराब होगा, ये समझने की जरूरत। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल हैं, और ये सच्चाई भी है। भारत की विदेश नीति आज क्या है, और वैश्विक परिवेश में भारतीय विदेश नीति की और भारत की क्या स्थिति बची है, वो सबके सामने है। तो इसलिए पड़ोसियों से लगातार जो संबंध खराब हुए हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि एक जमाने में जब नेहरू थे, फिर इंदिरा आई, इंदिरा की जो विदेश नीति थी वो मोर और लेस जो है ज्यादा स्वतंत्र विदेश नीति थी। यद्यपि वैश्विक राजनीति को ध्यान में रख करके उन्होंने स्ट्रैटेजिक फैसले किए, रशिया से भी उन्होंने दोस्ती की, लेकिन वो अधिक स्वतंत्र विदेश नीति थी और किसी देश के दबाव में वो नहीं थी। आज मोदी किसके दबाव में है, नहीं है, मोदी की विदेश नीति को समझने में बहुत कठिनाई है। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति जिसे न विदेश नीति की समझ है, न देश की अर्थव्यवस्था की समझ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कल्पना कर सकते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है। और एक और जो बात है, जो कुछ देखिए भारत में जो कुछ घटित होता है आंतरिक, तो जो सामाजिक और धार्मिक जो संघर्ष भारतीय समाज में होंगे उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका रिफ्लेक्शन विदेश नीति पे नहीं हो, या देश के या जो पड़ोसी देश हैं उनसे ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश में एक ये भी इस कारण को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार भारत में जो कुछ घटित हो रहा है। एक और चीज समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश लगातार, जब बांग्लादेश बना, स्वतंत्र हुआ जब वो 71 में, तो निसंदेह जो उस समय एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट वो बना और संसदीय प्रणाली भी थी। फिर आप देखिए कि धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान ने ही राष्ट्रपति प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों लाया। एक वहीं से भटकाव है, ये मैं मानता हूं कि ये भटकाव वहां से है। और दूसरा, फिर अब एक इस्लामिक देश बन गया, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं रही, और जो अब तो लोकतंत्र ही नहीं है जिस प्रकार की वहां स्थितियां बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शेख हसीना को लेकर के जो सवाल उठे, देखिए भारत ने लगातार अपने उन लोगों को जो है वो शरण दी है। आप दलाई लामा का मामला लीजिए, और भी ऐसे मामले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ उसके जो हैं वो मूल्य होते हैं, और जो अपराधी उस तरह के क्रिमिनल, यानी देश के डिक्लेयर्ड क्रिमिनल नहीं हो, तो उन्हें जो उस पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी लागू नहीं होता है, तो उनको शरण देना, इसलिए कारण बहुत हो सकते कि क्यों भारत ने जो है शेख हसीना को शरण दिया, और उससे संबंध पर जो है और बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। लेकिन ये भारत की अपनी जो कुछ भी बची कुची कुछ देश की वो विदेश नीति के मूल्य हैं, वो अभी भी हैं। तभी शेख हसीना वाजिद को उन्होंने जो है देश में जो है शरण दिया। ये अलग बात है कि बहुत सारे उसके और कारक हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वो शरण मांग रही है तो उसको देश से निकाल देना चाहिए। ये तो और भी विदेश नीति के ऊपर एक उसके मूल्य पर एक आघात होता। तो मुझे लगता है ये बात भी समझने की जरूरत है। अब रही बात की अब वहां जो कुछ घटित हुआ है, देखिए इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि बांग्लादेश क्रमशः धीरे धीरे जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश से हटते हटते एक इस्लामिक देश हो गया, और इस्लामिक कट्टरता वहां बहुत बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है, इससे इनकार नहीं करना है। जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो लगातार इस देश में क्या कर रही हैं, वो जनतंत्र के और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरे हैं, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन बांग्लादेश में ये बहुत तेजी से हुआ उस समय, और उसके कारण जो है लोकतंत्र भी जो है वो स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा, तो भारत में भी नहीं हो रहा है। तुलना तो ये भी करें कि भारत में क्या स्वतंत्र चुनाव हो रहा है क्या, तो बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा था, और निसंदेह वहां पार्टियां बायकॉट कर रही थी। अभी तक तो असम में इलेक्शन बायकॉट का एक भारत का उदाहरण है, अन्यथा इलेक्शन बायकॉट इंडिया में नहीं होता रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई जनतंत्र में इलेक्शन बायकॉट से कोई बहुत मजबूत और सही रास्ता निकलेगा, कोई आवश्यक नहीं है। तो लेकिन वहां तो बायकॉट हुआ। कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कश्मीर में भी बायकॉट हुए, लेकिन बांग्लादेश में तो बायकॉट हुआ, और शेख हसीना जिस प्रकार से जीती, और निसंदेह वो जनतंत्र के रास्ते से कब की भटक चुकी थी। तो ये सारे सवाल तो हैं, लेकिन ये सवाल तो भारत पर भी है। अब भारत के भी जनतंत्र पर वो सवाल उठा ही सकते हैं कि भारत में कितना जनतंत्र बचा है, धर्मनिरपेक्षता कितनी बची है, और भारत की जो राष्ट्र हित की दृष्टि से बनाई गई विदेश नीति वो कितनी है, कहाँ है राष्ट्र हित। और एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी आप किसी देश के आंतरिक राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे या उसमें घुसपैठ करेंगे, तो विदेश नीति के संबंध में सवाल तो उठ जाते हैं। जो कुछ ट्रंप के समय में उसने किया मोदी ने, वो तो निसंदेह विदेश नीति के मानक से बिल्कुल विपरीत था।
सिमिलरली श्रीलंका में या जहां भी आप करते हैं, उसमें आप याद कीजिए राजीव गांधी से भी ये भूल हुई थी किस प्रकार से, और उसका क्या दुष्परिणाम निकला था, जो आपने शांति सेना भेज दी थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और फिर देखिए कि अंततः जो है वो तमिल से ही भारत का झगड़ा हो गया, श्रीलंका तो किनारे हो गया। और वो तो मुझे लगता है ये इन तमाम चीजों को भी समझने की आवश्यकता है, और विदेश नीति का केंद्र होना चाहिए जो नहीं है कि भाई राष्ट्र का हित किसमें है, भारत का हित, किसी से मित्रता, किसी से दुश्मनी, ये विदेश नीति के कोई पैमाने नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत दोस्ती और दुश्मनी का तो कोई पैमाना नहीं होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, जो आज न भारत में अब राष्ट्रीयता उस रूप में बची है। राष्ट्रीयता मतलब जितने नागरिक हैं सबका देश में जो है समान नागरिकता का सिद्धांत के आधार पर जो राष्ट्रीय भावना होती है, तो वो भी नहीं बचा है। और जो चल रहा है भारत में वो तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। तो आप दुनिया के देशों में आखिरकार क्या संदेश देंगे? अब अगर बांग्लादेश के संबंध में कुछ भी आप ऐसी बात करेंगे कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, वो आपको नैतिक आधार है क्या? क्या नैतिक बल है क्या ऐसा कहने का? तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति को भी समझना चाहिए, और श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंध इतने बुरे क्यों हुए, इस बात को बहुत ही सोच समझ करके मंथन करने की आवश्यकता है। उसको भारत को आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन सवाल फिर वही उठेगा, आत्ममंथन करेगा कौन? मोदी, जयशंकर, ये वो तमाम लोग जिनका इतिहास इतना जो है गंदा रहा है। तो आज भारत में भी वो शक्तियां सत्ता में हैं जिन शक्तियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। बांग्लादेश में भी जो परिस्थितियां बन रही हैं और लगातार बनी भी, जिस प्रकार से शेख मुजीब रहमान और उनके परिवार की हत्या हुई और शेख हसीना बच गई, वहां भी धीरे धीरे वही ताकतें थी, और वो वही कट्टरपंथी ताकतें थी जिनका पाकिस्तान से कहीं भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि कट्टरपंथियों की दोस्ती कट्टरपंथियों से होती है। इससे धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एक सहजता और सहजतापूर्ण संबंध नहीं हो सकता है। तो वही शक्तियां वहां मजबूत हुई हैं, और वहां की स्थिति भले इन टर्म्स ऑफ आप जो है वो कर लीजिए ग्रोथ रेट वगैरह वगैरह, वो मायने नहीं रखता है। देश में अगर असुरक्षा है, अशांति है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो अर्थव्यवस्था की मजबूती से कुछ लोगों को मजबूती मिलती है, आम जन को कोई मजबूती नहीं मिलती है। भारत में भी वही स्थिति है, कुछ लोग बहुत धनाढ्य हैं लेकिन आम जन की क्या स्थिति है? बांग्लादेश में भी वही स्थिति है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जी धन्यवाद।